नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीएस मॉक टेस्ट 4, जो कि आपके यूपी पीसीएस परीक्षा, आरओ, एआरओ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, लेकिन इस प्रश्न को डिस्कस करने के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं। डैश संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस एक्ट के थ्रू मिला था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे पहले का ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कभी भी परीक्षा में आपसे पूछे कि जो पंचायती राज से रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस हैं वो किस पार्ट में है, तो आप याद रखेंगे 9th पार्ट में है। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसे जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि जो पंचायत के चुनाव, ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछे कि पंचायत किस सब्जेक्ट में आती है, आपको पता है कि हम 3 तरीके की लिस्ट की बात करते हैं, 3 तरीके की सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। तो अगर आपसे पूछे कि पंचायती किस सूची में आता है पंचायत, तो आप बताएंगे कि ये आपकी राज सूची का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो आप बताएंगे राज्य सरकार। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट मैटर है, ये चीज याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पंचायती राज सम्मिलित किया गया था राज्य सूची में, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो पंचायत चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। आपको मैंने ये भी बता दिया, इसको संवैधानिक दर्जा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था कब? प्रश्न देखिए सेम ही है, लेकिन हो सकता है थोड़ा इनडायरेक्टली आपसे पूछ ले। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी चीज को पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कब से स्टार्ट किया गया 30%। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश किस आर्टिकल में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है? टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। ये आपके डीपीएसपी का हिस्सा है, आपको पता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, जो कि आर्टिकल 40 है, आपका अनुच्छेद 40 है, याद रखिएगा। और देखते हैं हम यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यही चीज फिर से रिपीट किया है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में है आपका अनुच्छेद 40। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए, मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु कौन सा अनुच्छेद लाया गया था? तो आप याद रखेगा आर्टिकल 43। तो ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो आप बताएंगे आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। ठीक है, 40 बताएंगे। और अगर आपसे मनरेगा से रिलेटेड आपका पूछेगा तो आप आर्टिकल 43 बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो बनता है वो भी मैं आपको बता दूं, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी कमिटी को आपके पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट के लिए श्रेय जाता है? तो बलवंत राय मेहता कमिटी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है सीडीपी एंड एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये कौन सी कमेटी थी? ये आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। ठीक है, अगर पूछेगा कि
2 टायर सिस्टम की बात किसने की है? यहाँ पे जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है, वैसे आपके 2 स्तरीय प्रणाली की बात किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने किया था। बलवंत राय मेहता ने जो सजेशन दिया था उसमें बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी। इसी तरीके से एक और कमेटी थी जिसने की 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी पंचायत इंस्टीट्यूशन में, वो कौन सी कमेटी थी? और एक चीज और मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं, एल.एन. सिंघवी कमेटी का नाम याद रखिएगा। अगर प्रश्न में कभी ये पूछा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा, इसको याद रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू दिया गया है, तो वो कमेटी आपकी एल.एन. सिंघवी कमेटी है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर हम बोलेंगे कि नींव किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे रखी गई, वो तो बलवंत राय मेहता कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे रखी गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा एल.एन. सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा मतलब आपका ड्रग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन द फॉर द डिक्लाइन इन द वल्चर्स पॉपुलेशन? तो यहाँ पे एस्प्रिन दिया है, ठीक है, क्लोरोक्विन दिया है, फिर डिक्लोफिनाक दिया है और फिर पेनिसिलिन दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है डिक्लोफिनाक सोडियम। सेकेंड का सी आपका सही उत्तर है। ये हम लोग ने डिस्कस भी किया है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता था, कैटल्स को दर्द निवारक के रूप में डिक्लोफिनाक सोडियम खिलाया जाता था, और जब कैटल्स मर जाते थे और उनकी मरी हुई बॉडी पर, वल्चर्स क्या खाते हैं, मरा हुआ जो मर जाते हैं पशु या कुछ, उनकी ही उस पर फीड करते हैं ये वल्चर्स। आपके देखते नहीं है, लोग कहते चील उड़ रही है, मतलब कुछ मरा हुआ है। ऐसे तो कहते थे, हम लोग छोटे थे तो मम्मी लोग कहती थी देखो चील उड़ रही है आसमान में, मतलब कहीं पे कुछ मरा है, कहीं डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जब ये कैटल्स को दर्द निवारक के रूप में डिक्लोफिनाक दिया जाता था तो उनकी बॉडी में डिक्लोफिनाक रह जाता था, ठीक है, और जब वो मर जाते थे और उनकी बॉडी पे ये वल्चर्स फीड करते थे उनकी बॉडी को, मतलब खाते थे, तो इनके भी बॉडी में डिक्लोफिनाक चला जाता था, ठीक है, तो उसके वजह से इनकी डिक्लाइन हो रहा था। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो कौन सा जानवर है बताइए? शेर, जाइंट पांडा, हॉर्नबिल या फिर सफेद भालू? तो यहाँ पर WWF का जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो आपका है ये जाइंट पांडा, ठीक है, जाइंट पांडा। तो थर्ड का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वो आपका कब फाउंड हुआ है? 29 अप्रैल 1961 को, ठीक है, और ये प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है किसका? ये भी याद रखिएगा, कंजर्वेशन फाउंडेशन का, ठीक है। इट्स प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन वाज द कंजर्वेशन फाउंडेशन, मतलब कंजर्वेशन फाउंडेशन को रिप्लेस करके आपका वर्ल्ड वाइल्ड फंड बना इसके बाद, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये समझ में आ गया ना? तो ये चीज भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी आपसे पूछ ले। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? बताइए, उड़ीसा को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को या फिर महाराष्ट्र को? तो भारत का रूर जो है वो झारखंड को कहते हैं। क्यों? आपको पता है कोयला यहाँ पर बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है, इस वजह से। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का रुर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। विदित है कि जर्मनी का रुर प्रदेश जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हम भारत का रुर झारखंड को कहते हैं। झारखंड को हम कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे रत्न गर्भा, याद रखिएगा। कोयला भंडार में झारखंड का जो स्थान है वो प्रथम है, और यहाँ पर आपको दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र मिलेगा, कर्णपुरा मिलेगा, झरिया मिलेगा, बोकारो मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि सिंगरैली कहाँ पर है, सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरैली कहाँ पर है, कर्णपुरा कहाँ पर है। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैम क्या कहना चाह रही है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अभी देखिए डिस्कस भी करने जा रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या नाम बताएंगे? रानीगंज बताएंगे, ठीक है। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है झरिया सबको पता है, बोकारो सबको पता है, धनबाद सबको पता है, गिरिडीह भी पूछा गया है, कर्णपुरा भी याद रखिएगा, रामगढ़ भी याद रखिएगा और डाल्टनगंज भी याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोयला
कोयला की जब भी बात आती है तो परीक्षा में एक और चीज पूछता है, ये मैं हर टेस्ट में आपको बताती हूँ क्योंकि ये सब चीजें रिपीटेड है। तो अगर मेरे दिमाग में क्लिक करता है तो मेरा मन करता है कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, हो सकता है आपको पता भी हो सकता है ना पता हो। अगर ना पता हो और पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछता है हर बार ना कि कोयला क्षेत्र आपका कौन सा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जो कोयला है वो हमको गोंडवाना रेंज में मिलते हैं। ठीक है, और मिनरल्स की बात अगर हम करेंगे, खनिज की बात करेंगे, तो ये आपको धारवाड़ रेंज में मिलेंगे। ये भी चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है, सुहागपुर जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, जोहला मध्य प्रदेश में है, उमरिया मध्य प्रदेश में है, सतपुरा मध्य प्रदेश में है, कोयला फील्ड, सतपुरा कोयला फील्ड है ये। ठीक है, ये मैंने उसको अलग से पढ़ दिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो तालचेर हो गया, हिमगिरी हो गया, रामपुर हो गया उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में कंटापल्ली और सिंगरैनी। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सिंगरौली में और सिंगरैनी में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रौली है वो मध्य प्रदेश में है, रैनी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। इतनी चीज क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, ठीक है, बिसरमपुर, फिर सोनहट, फिर झिलमिल, हसदो, अरण। यहाँ पे असम देखें तो मकूम, नजीरा, ठीक है, जांजी, जयपुर। मेघालय की बात करें उमरलोंग पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है लैंग्रिंग भी पूछा गया है जो मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे नामचिक नामफुक जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्लास जो भी मैं रिपीट करने जा रही हूँ उसको देखिएगा। रानीगंज परीक्षा में पूछा गया है, झरिया, बोकारो, धनबाद ये सबको पता रहता है। करणपुरा याद रखिएगा झारखंड में है, सिंगरौली याद रखिएगा। ठीक है, रौली जो है वो मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी याद रखिएगा, तालचेर याद रखिएगा। तालचेर कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। रामपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। झोला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उमरैया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इधर आप देखिए तो यहाँ पे उमरलोंग पूछा गया है तो ये मेघालय में है। लैंग्रिन भी पूछा गया है, मेघालय में है। मकूम याद रखेगा, मकूम असम में है। जयपुर कहाँ पर है, जयपुर कोलफील्ड जो है वो असम में है। कंफ्यूज मत होइएगा जयपुर राजस्थान लगा के। तो जयपुर कोयला फील्ड जो है वो कहाँ पर है, वो असम में है। चलिए इतना हो गया, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। पांचवा हम देखते हैं संताल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। 1848 से 49, 1874 से 75, 1825 से 26, 1855 से 56। तो संताल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तो फिफ्थ का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, आनंद मठ जो आपका उपन्यास है उसमें किस विद्रोह के बारे में मेंशन किया गया है, सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, वही चीज है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह के बारे में मेंशन किया है, तो आप क्या बताएंगे, सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, मुंगेर की बरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, प्रकाशित भूमि की वापसी की मांग। अब यहाँ पर देख लीजिए वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन की बात करेंगे तो कूका आंदोलन से आपके कौन एसोसिएटेड थे, राम सिंह थे। ठीक है, गुरु राम सिंह। पागलपंथी विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये किनके द्वारा आपका हुआ था विद्रोह, तो ये गारो जनजाति द्वारा। ठीक है, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी, करमशाह ने की थी, याद रखिएगा। अब मैं आपसे कहूं गुरु राम सिंह किस चीज से रिलेटेड है, तो कूका से। ठीक है, करमशाह की बात करेंगे तो पागलपंथी। फराजी विद्रोह का नेता कौन था, दादू मियां। तो जल्दी से रिवाइज कर लो। फराजी विद्रोह की बात करेंगे तो दादू मियां। पागलपंथ विद्रोह की बात करेंगे तो आप करमशाह का नाम याद रखेंगे। और जब हम बात करेंगे कूका का तो आप याद क्या रखेंगे, गुरु राम सिंह का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहां से, केरल से। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था किसने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, याद रखिएगा। बस पर्पज ये है कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो रामोसी कृषक जत्था की अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र वाले तो आप याद रखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के का नाम। रामौसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो आपका पश्चिमी घाट था। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, कोल्हापुर था। ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धू भगत ने किया था, याद रखिएगा यहाँ पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था, खोंद जनजाति। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1820 में हुआ था।
बस तो इतना आपने रिवाइज कर लिया। जल्दी से देखिए, आप याद रखिएगा। देखिए वंदे मातरम गीत तो आप सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ में किस विद्रोह के बारे में मेंशन किया गया है? सन्यासी विद्रोह के बारे में मेंशन किया गया है। कूका आंदोलन की बात करेंगे तो गुरु राम सिंह का नाम आप याद रखेंगे। पागलपंथ विद्रोह की बात करेंगे तो करमशाह का नाम आप याद रखेंगे। पराजी विद्रोह की बात करेंगे तो दादू मियां का नाम याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए रामोसी कृषक जत्था की बात हम करेंगे तो वासुदेव बलवंत फडके का नाम आप याद रखेंगे। और कोल विद्रोह में हम बुद्धू भगत का नाम याद रखेंगे। इतना याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न में। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी से, मुक्केबाजी से, नौकायन से या फिर कुश्ती से? तो जो भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी है वो आपकी रिलेटेड है तलवारबाजी से। तो यहाँ पे 6th का ए आपका सही उत्तर है। इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। चलिए 7 प्रश्न को देखते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो आपको समझ में आ रहा है, पर ड्रॉप की बात हो रही तो पानी की बात हो रही होगी और कम पानी में ज्यादा उपज की बात हो रही होगी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो देख लेते हैं, धनमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आप बताइए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको इरिगेशन से लग रहा होगा, सिंचाई से रिलेटेड लग रहा होगा, तो एकदम सही है। 7th का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th प्रश्न देखते हैं। द सब्सटेंस एंड द शैडो, ठीक है, किसकी आत्मकथा है? राजेश खन्ना की, किशोर कुमार की, राज कपूर की या फिर दिलीप कुमार की? तो ये आपका जो है वो किसका है देख लेते हैं हम लोग। ये आपका दिलीप कुमार का है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एक बार, द सब्सटेंस एंड द शैडो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्सटेंस एंड द शैडो अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। बस इससे ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के लिए जरूरी हो, ज्यादा नहीं किसी चीज में भी। चलिए 9th प्रश्न को देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट की बात की गई है और नेचुरल हार्बर की बात की गई है। तो विशाखापट्टनम में, हल्दिया में, चेन्नई में या फिर मार्मा गोवा में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर इस तरफ की बात हो रही है ना, वेस्टर्न कोस्ट की। और आपको बता दूं मैं, जो यहाँ पर विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई है, ये सब आपका ईस्टर्न कोस्ट में है। मार्मा गोवा की बात करेंगे तो ये कहां पर है? गोवा में है और वेस्टर्न कोस्ट में है। नाम ही में देखो GAO दिया गया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो तो गोवा आ जाएगा। तो याद हमेशा रहेगा कि जो मार्मा गोवा है, ठीक है, गांव है, उसको मैं मार्मा गोवा करके याद रखती थी तो मुझे याद रहता था। अब आप गांव को गोवा याद कर लो, आपको भी याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कांडला पोर्ट की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। पैरादीप पोर्ट कहां पर है बताइए? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मार्मू गांव को देखो तो गोवा याद कर लो, तो मार्मा गांव जो भी बोलो तो ये आपका गोवा में है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। आप निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको राज दिए हैं, यहाँ राजवंश दिए गए हैं। तो गोलकोंडा की बात करेंगे तो वहां पे कुतुबशाही वंश था। हाँ, वहां पे कुतुबशाही वंश था। अहमदनगर की बात करेंगे तो निजाम शाही था। हाँ, सही है। बीजापुर में दिया है आपको इमाद शाही वंश, तो यहाँ पर बीजापुर में आपका इमाद शाही वंश नहीं था, यहाँ पे आदिल शाही था। तो आपका क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पहले मैं इसको दिखा दूं। बीजापुर की राजधानी जो है वो आपका आदिल शाही वंश है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम जब बात करें बीजापुर तो आदिल शाही हो गया आपका, और बीदर में जो है वहां पर आपका बरीद शाही है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमाद शाही की बात कर रहे हैं, तो बरार में आपका क्या है? इमाद शाही है। और गोलकोंडा की बात करेंगे तो कुतुब शाही है। अहमदनगर की बात करेंगे तो निजाम शाही है, जो कि दोनों आपको सही दिया गया है। गोलकोंडा में देखिए क्या है आपका? गोलकोंडा में कुतुब शाही हो गया। ठीक है, और अहमदनगर में निजाम शाही हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है यहाँ पर, तो आपका खाली ये हो जाएगा 3, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, सी आपका सही उत्तर है जैसा कि आपको बताया गया। अब याद कर लीजिएगा लेकिन क्लास की खानदेव की बात करेंगे तो वहां पे फारूकी वंश है। ठीक है, फिर बरार की बात करेंगे तो वहां पर इमाद शाही है।
फिर बीजापुर की बात करेंगे तो आदिल शाही हो गया। अहमदनगर की बात करेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा है, निजाम शाही। गोलकोंडा भी कई बार पूछा है, कुतुब शाही। बीदर भी पूछा है, यहाँ पे आपका बरीद शाही। बीदर बरीद तो याद रहेगा, गोलकोंडा कुतुब याद रहेगा, अहमदनगर निजाम शाही याद रहेगा, बीजापुर में आदिल शाही हो गया, बरार में इमार शाही हो गया, खानदेश में फारूकी शाही। याद रखिएगा इसको, और राजधानी भी याद रख लीजिएगा, परीक्षा में 1-2 साल के गैप में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो छोड़िएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं होती है? ठीक है, अल्फा डायवर्सिटी, गामा डायवर्सिटी, डेल्टा या फिर बीटा। तो मैं आपको बता दूं, अल्फा बीटा गामा जो है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इससे हम डायवर्सिटी को मेजर करते हैं, अभी मैं बताऊंगी। लेकिन डेल्टा डायवर्सिटी कुछ नहीं होती है। तो 11th का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्लास ऐसे समझिएगा, जो अल्फा है उसमें कम एरिया है, गामा में और है, और जो मतलब अल्फा बीटा में और है, और गामा सबसे बड़ी है। ऐसे बस थोड़ा सा समझने के लिए। अब देखिए, जब हम अल्फा विविधता की बात करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में हम प्रजातियों की कुल संख्या की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या ज्ञात करना अल्फा डायवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, बीटा की जब हम बात करेंगे तो प्रजातियों की संरचना की पहचान की जाती है, और इसका जो दायरा है वो अल्फा से बड़ा होता है। ये चीज याद रखिएगा। हम यहाँ पे 2 पारिस्थितिक तंत्र को देख लेते हैं, या जब हम बात करते हैं गामा की, तो प्रजातियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ज्ञात किया जाता है। इसमें हम उनके अंतःक्रिया को भी ज्ञात करते हैं। बस आप ऐसे सोचिएगा कि अल्फा बीटा गामा की जब भी हम बात करते हैं तो जो अल्फा है वो छोटा है, उसमें कम स्टडी होती है, छोटा स्पेस लिया जाता है। फिर गामा में हम और चीज को बढ़ाते, बीटा में, और गामा में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। जो स्टडी का जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं हम, स्पेस को भी बढ़ा रहे हैं, और स्टडी को और थोड़ा सा गहराई से, डेप्थ में किए जा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बस कुल संख्या ज्ञात की जाती है अल्फा में। जब हम बीटा की बात करते हैं, यहाँ पे संरचना की पहचान की जाती है, और जब हम गामा की बात करते हैं तो अंतःक्रिया को भी ज्ञात किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र को लेते हैं, यहाँ पे हम किसी एक पारिस्थितिक तंत्र को लेते हैं, और यहाँ पे पूरे हम बड़े पारिस्थितिक तंत्र को लेते हैं। ऐसे भी होता है। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? हाई कोर्ट कौन सा था, बताइए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू आया। ठीक है, एलिजा एम्फे जो थी वो पहली चीफ जस्टिस थी, ये भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम करते हैं तो वो आपका हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट की, पहला हाई कोर्ट आपका कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? मद्रास में, कोलकाता में, दिल्ली में कि बॉम्बे में? तो वो आपका यहाँ कोलकाता में। ठीक है, 12th का बी आपका सही उत्तर है। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी परीक्षा में पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके किस उच्च न्यायालय के अंडर में आता है? तो याद रखिएगा कोलकाता हाई कोर्ट के। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। और किस एक्ट के थ्रू हुई थी? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर जेबी कृपलानी? तो यहाँ पर बोला गया है एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी तो उस समय आपके जेबी कृपलानी थे। तो 13 का डी आपका सही उत्तर है। क्लास इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को मैं अलग एक क्लास में डिस्कस जरूर करूंगी, और जल्दी ही करूंगी, जिसमें मैं आपको एक क्रोनोलॉजी में चीजों को समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा। ये फिर रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे 1885 में, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। 1885 में आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहली मीटिंग हुई वो आपका मुंबई में हुई। ठीक है, ये भी पता है। पहले ये मीटिंग आपकी कहाँ होने वाली थी? आपकी यहाँ पर पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इस मीटिंग को मुंबई में किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने, और यहाँ पर कौन ब्रिटिश ऑफिसर शामिल था? आपको पता है, A.O. ह्यूम।
फिर हम आगे बढ़ते हैं 1885 से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम एक पूरे सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। 1806 पढ़ेंगे, ठीक है, 1807 पढ़ेंगे कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, पहली लेडी कौन थी। ये सब चीजें परीक्षा में पूछी जाती है और फिर रिपीट हो जाती है। जैसे ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। बरुद्दीन तैयबजी के बारे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एनी बेसेंट कब बनी, सरोजनी नायडू कब बनी, कब जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया, कब कितनी बार गांधी जी ने प्रिसाइड किया, तो गांधी जी ने एक ही बार प्रिसाइड किया। तो ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं जल्दी ही वो क्लास लूंगी, एकदम स्टोरी की तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग 14 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन व के कार्यकाल के दौरान नहीं घटित हुई थी। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, एकदम सही है। बंगाल का विभाजन आप सभी को पता है 1905 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी अराइव्स इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब महात्मा गांधी कब आए हैं, 1915 में आए हैं, तब लॉर्ड कर्जन नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यंग हस्बैंड कैंपेन की बात करेंगे तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि डिड नॉट हैपन पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना वाइसरॉय कर्जन के समय में 1904 में हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। यंग हस्बैंड अभियान की बात करें तो ये 1904 में कर्जन के समय में हुआ था। और ये किस चीज से रिलेटेड था ये भी देख लीजिए, यह अभियान तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए था। चलिए, और जब महात्मा गांधी आए हैं 1915 में तो आपका वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही तो दिल्ली दरबार हुआ था 1911-12 वाला ना, जिसमें कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया और जो कैपिटल थी उसे ट्रांसफर किया गया कहां पर, दिल्ली में, ठीक है। चलिए, और इसी में एक और चीज बनती है ना कि लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे किसने बम गिराया था, तो वो रास बिहारी बोस थे, ठीक है। चलिए 15 प्रश्न देखते हैं। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था। तो पश्चिमी साम्राज्य में, पूर्वी साम्राज्य में, दक्कन प्रांत में या फिर उत्तरी भारत में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है दक्कन प्रांत में। तो 15 का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको बांध दिया है, दूसरी तरफ रिलेटेड रिवर्स दी गई है। ओवन बांध दिया है, सेन्नार बांध दिया है, इंगा बांध दिया है और करीबा बांध दिया है, ठीक है। तो ओवन बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है, ये आपका श्वेत नील में है, ठीक है। सेन्नार बांध की बात करेंगे तो ये नील नदी पर है। इंगा बांध जो है वो कॉन्गो पे है और करीबा जो है वो जाम्बेजी पर है। देखिए क्लास, कॉन्गो जायरे, ठीक है, आपको पता है कॉन्गो जायरे नदी है, ये चीज आपको पता है ना, जायरे भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 कहां पर है, यहाँ पर दिया गया है। तो 16 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ओवन बांध श्वेत नील नदी पर स्थित है। यह बांध ओवन प्रपात के पास बनाया गया है। सेन्नार बांध नीली नदी पर बनाया गया है और यह बांध सूडान में स्थित है, याद रखिएगा। इंगा बांध जायरे या कॉन्गो नदी पर बनाया गया है, ठीक है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। और इन बांधों के अलावा अगर हम देखें तो मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर काहोरा बांध भी है। देखिए, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूं इतना। 2 बार मैं क्यों रिपीट कर रही हूं, क्योंकि प्रश्न बनता है डैम से रिलेटेड। याद रखिएगा, काहोरा बांध किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। कैंची बांध की बात करेंगे तो ये नाइजर नदी पर है, ठीक है। आको सांबो बांध की बात करेंगे तो ये बोल्टा नदी पर है। तो ये भी चीज याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में प्रश्न बनता है। 17 देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पीर पंचाल, जास्कर, लद्दाख या फिर पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। तो K2 जो है वो आपका ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है। 17 का डी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं डी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, LAC की बात की गई है, भारत और किसके बीच में है। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करेंगे तो ये किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। तो 18 का सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, हम बात करते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा एक प्रकार की सीमांकन है, ठीक है। यहाँ पे भारत के अनुसार इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है।
परमाणु सिद्धांत का जनक? तो जॉन डाल्टन को, ओटो हॉर्न को, विलार्ड गिब्स को या फिर रॉबर्ट बायल को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम किसको हम जानते हैं? ये जॉन डाल्टन को हम जानते हैं। तो 19 का ए आपका सही उत्तर है। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है क्लास, यहाँ पे इतने कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ चीजों को। 20वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है? 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। 1776 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेल सेवा शुरू की गई थी। 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था और 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा प्रश्न है ये, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड जो है वो 1793 में आया, ये एकदम सही है और करेक्ट पूछा है तो ए है। देखते हैं और क्या गलत है इसमें। द फर्स्ट रेलवे सर्विस जो बॉम्बे से ठाणे में स्टार्ट हुई थी वो आपका 1776 में नहीं, वो आपका 1853 में, ठीक है। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी में उनको डिफीट किया गया था, एकदम सही है। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी आपका कब हुआ? 1757 में हुआ है, ठीक है। और सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, एकदम सही है। लेकिन ये 1774 में नहीं, 1784 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मुंबई ठाणे के बीच में पहली यात्री ट्रेन 1853 में शुरू की गई, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। आगे बढ़ते हैं। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिरोडोसिस होता है? तो किसके वजह से होता है? कोयला के, जस्ता के, एल्यूमिनियम के कि आयरन के? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है आयरन के, लोहे के वजह से, ठीक है, जब इसका एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है तब। 22 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो यहाँ पर बताइए किस में जोड़ा गया? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला 41 दिया है, 41 दिया है अमेंडमेंट, दूसरा 42 दिया, 44 दिया, 43 दिया है। तो सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द है ये आपके प्रियम्बल में ऐड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब प्रियम्बल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना, वो आपके शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। फिर भारतीय संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? उद्देशिका बोलेंगे, प्रियम्बल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली बोली है, तो वो के.एम. मुंशी द्वारा बोला गया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तभी बता रही हूँ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने बोला है? भीमराव अंबेडकर ने बोला है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये किस केस में बोला गया था? तो ये मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में बोला गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था, किस केस में? तो केशवनंद भारती केस में। याद रखिएगा, ये सब पूछा गया है इसलिए बताया मैंने। चलिए 23rd प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो आर्सेनिक, सोडियम, मरकरी या फिर पोटेशियम। मैंने आपको बताया एनपीके, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा पोटेशियम दिया है, तो डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24। चंद्रमा या एक उपग्रह की चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए। इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है। जब मून अर्थ के बगल में है तो ये पोजीशन आपकी पेरिगी कहलाती है, ठीक है। और जब मून हमारा सबसे दूर होता है पृथ्वी से तो इसको हम अपोजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को आप यहाँ पर आपको दिया गया है गज पृष्ठ, जिसको कि एप्सिस बोला गया है, ग्रहण एक्लिप्स, फिर भूसमीप पेरिजी और भूमयुज
अपोजी। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला गया, क्लोजेस्ट बोला गया है। तो इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, पेरिजी सही उत्तर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 का, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिगर के माध्यम से दिखाया तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बगल में है, ठीक है, पास में है, पी से पास, पी से पेरिजी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पी तो पी कभी पास है ना, पास तो पेरिजी, ठीक है, पी याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश वाले ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हिंदी में थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर हिंदी, अच्छा कभी कभी पेपर में ऐसा भी किया करिए, जब कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वाले भी यही करिए, अगर हिंदी में नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, तो हो जाता है। मैं सारे प्रश्नों में नहीं कह रही हूँ, कभी कभी आपको जो ट्रांसलेशन के माध्यम से एक हिंट मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो ये बहुत ही आसान उत्तर है इसका, बी, कथक से। तो 25 का बी आपका सही उत्तर। 30वां प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। तो बताइए 1955 में, 1960 में, 1957 में कि 1961 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 1957 में। 26 का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। कहां पर होता है बहिनी दरबार, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। तो 27वें का जो सही उत्तर है वो आपका है मध्य प्रदेश, डी। 27 का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1939 में, 1949 में, 1959 में कि 1969 में, बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर है 1959 में। 28 का सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। सहारनपुर और मेरठ में, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में, लखनऊ और हरदोई में या फिर इलाहाबाद और बनारस में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो नींबू है वो आपका मेनली उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में। 29 का ए आपका सही उत्तर है। 30 प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो ये कौन सी चावल है, रोजमट्ठा, ठीक है, सोना मसूरी, तृप्ति या फिर काला नमक। तो काला नमक बहुत ही टेस्टी चावल होता है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो 30 का डी आपका सही उत्तर है। अच्छा जब आप लोग पढ़ते होगे, अभी मुझे ऐसे काला नमक से याद आ गया थोड़ा सा, हमेशा मैं पढ़ाती हूँ, कभी भी आप लोग से बात नहीं करती हूँ, लेकिन अभी काला नमक के बारे में याद आया। यूपी के अलग अलग जिलों से आप होंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके जिले से रिलेटेड होता होगा वो खट से लग जाता होगा, सॉल्व हो जाता होगा ना। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ना जब अपने जिले की बात आए तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आप प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हो, आपको यूपी पीसीएस के लिए आप अपीयर हो रहे हो, तो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो और आपने अपने जिले का नाम देखा ना तो पढ़ लो, क्योंकि जब इंटरव्यू में बैठोगे ना तो यही पढ़ाई वहां काम आ जाएगी। तो जब भी पढ़ो ना क्लास, तो ऐसा मत सोचो कि अभी पहले प्रीलिम्स, ठीक है। हाँ, जब आपके एग्जाम को बस 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, तब ये काम करने को मैं नहीं कह रही हूँ। तब आपको बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। उस समय ना मेंस का सोचना है ना कुछ, क्योंकि समय ही नहीं बचा है। अब अगर दिमाग इधर उधर करोगे तब परेशान होगे। लेकिन अगर अभी आपके पास समय है, ठीक है, आपको 1 साल बाद परीक्षा देनी है, या फिर अगर आपके पास है 6 मंथ का समय, तो आपने अपने जिले का नाम देखा और आप उत्तर प्रदेश के उस जिले से बिलोंग करते हो और उससे रिलेटेड कोई प्रश्न, तो अपने जिले के बारे में 2-3 चीजें और पढ़ लो, और ये आपको काम देगा, आपके मेंस में भी काम देगा, मैं बता रही हूँ। और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, जब आपसे पूछा जाएगा आपके जिले के बारे में, तो आपको तुरंत नहीं, आपको पहले से ही चीजें पता रहेगी। और कब कौन सी विद्या कब काम आ जाए आपको नहीं पता। कभी कभी बचपन का कुछ पढ़ा हुआ एग्जाम में क्लिप कर जाता है और आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो पढ़ने पे फोकस करिए और सब चीजों पे अभी बिल्कुल एकदम पॉज लगा के अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। एक बार समय निकल जाएगा तो बहुत पछतावा होता है। ये हमारे पहले भी लोग कहते हुए आ रहे थे, हम भी आपसे कह रहे हैं, और हमारे बाद आप भी स्टूडेंट से कहेंगे, समय निकल जाएगा तो पछतावा होगा। तो जब ये चीज लोग बार बार कहते हैं तो इसको सोचिए क्यों कहा जाता है। तो अगर अभी हम अपीयर हो रहे हैं परीक्षा में, हमारा टारगेट है कि हमको ये पोजीशन चाहिए,
हमको ये बनना है वो बनना है, तो अभी उस पर फोकस रहिए। जब एक बार बन जाएंगे तो चीजें सब अच्छे से होगी। ठीक है, तो 30 का डी आपका सही उत्तर है। तो बताइएगा कौन कौन काला नमक खाया है। चलिए 31 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विश्व प्रगति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व गैंडा दिवस 24 सितंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर और विश्व कछुआ दिवस 22 मई। ठीक है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो वर्ल्ड राइनो डे जो है वो 24 सितंबर नहीं, ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो 32nd देखते हैं। अच्छा, राइनो की बात आती है एक सींग वाले गैंडे की, तो मैंने आपको बताया है एक सींग वाला गैंडा जो है वो असम में मिलता है, काजीरंगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है और मैंने काजीरंगा के आपको और भी नेशनल पार्क्स बताए थे, एक दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ठीक है, अब 32nd देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। तो बताइए, बुंदेलखंड सर्किट की बात की, अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, चित्रकूट, पंचवड़ी, किंजर, बिठूर, अयोध्या, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा। यहाँ पर बुंदेलखंड सर्किट की बात करेंगे तो बिठूर हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, कालिंजर हो जाएगा और महोबा हो जाएगा। तो 32nd का डी आपका सही उत्तर है। तो डी पे टिक लगाइए। आगे बढ़ते हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में से महाद्वीपों में कहाँ स्थित हैं। तो बताइए, ये तो हमने डिस्कस भी किया है ना, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है कि अंटार्कटिका में है। तो मैंने आपको बताया है जो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है, ये आपके अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो 33 का आप डी लगाइए टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 सेलुलर जेल को किस नाम से जानते थे। अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या फिर रुंगड़ जेल। तो काला पानी की सजा दी जाती थी सेलुलर जेल में, जाइएगा देख के आइएगा काला पानी। ठीक है, तो 34 का बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये है कहां पर, अंडमान निकोबार में है। बोला जाता है सेलुलर जेल इतनी बड़ी थी ना कि सावरकर ब्रदर्स जो थे दोनों काला पानी के लिए उनको अंडमान निकोबार जेल में रखा गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि दोनों भाई यहीं पर हैं। मतलब उनको पता नहीं था कि मेरा भाई यहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं और उपयोग दिए गए हैं। फॉर्मिक एसिड आपका विनेगर में, एसिडिक रबर स्मेल्टिंग में, यूट्रोपाइन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी डिजीज, और ईथर जो है वो सेक्रीन बनाने में। अभी मैंने हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन की बात की, तो आप देखिए यहाँ पे यूट्रोपाइन दिया है ना, तो यूरिनरी से आपको लग रहा है ना कुछ रिलेटेड है, और यही इस प्रश्न का सही है उत्तर है। अब यहाँ पे यूट्रोपाइन अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो मूत्र रोगों के उपचार में, तो यहाँ से आपको हिंट नहीं मिला, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रही थी, और कोई उद्देश्य नहीं था। अब देखिए, अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो फलों, यहाँ पर देख लीजिए, फलों के रसों को सुरक्षित रखने, रबड़ का स्कंदन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का सिरके के रूप में उपयोग लाया जाता है, और ईथर का जो प्रयोग है वो हम एज अ विलायक मतलब सॉल्वेंट की तरह इसका यूज करते हैं, या तो निस्तेतक की तरह एनेस्थेटिक उसमें, ठीक है, एनेस्थीसिया में। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसका उत्तर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और भी कोई परेशानी हो आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पढ़ते रहिए, बस मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने मन को विचलित मत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और खूब पढ़िए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप कोचिंग सेंटर को बता सकते हो। धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।